अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में जो पढ़ा था वो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार भी कर चुके होंगे। उम्मीद तो हमें यही है, बाकी आप लोग क्या करते हैं वो तो जब आप आएंगे हम आपके टेस्ट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में बेटे हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। हमने हाफ़ लाइफ को उससे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। दैन हमने प्रीवियस लेक्चर में हाफ़ लाइफ से रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस। ये हमारा मेन आज का ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने स्टडी करना है। और इसके अंदर फर्दर जो चीज़ें हमने स्टडी करनी है वो क्या हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि स्टेबल और जो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब स्टेबल और अनस्टेबल आप रेडियो एक्टिव तो ना कहें, मतलब स्टेबल एलिमेंट्स एंड अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इस तरह से हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि ये रेडियो आइसोटॉप्स, इनके बारे में हमने आज पढ़ना है, ये होते क्या हैं। उसके बाद हमने इनके यूजेस पढ़ने हैं। दो हम इसके जो है वो यूजेस आज डिस्कस करेंगे। जो इसका तीसरा यूज़ है वो हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो दो यूजेस अपने डिस्कस करने हैं, एक तो ट्रेसर्स है, ठीक है, ट्रेस करना किसी भी चीज़ को। वो अब हम देखेंगे कि हम किस चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेस कर रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर जो है हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरा हमने जो है वो यूज़ पढ़ना है अपने रेडियो आइसोटॉप्स का मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, कि मेडिसिन वगैरह के अंदर आप किस तरह से जो है अपने इन रेडियो आइसोटॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने स्टेबल और अनस्टेबल एलिमेंट्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि स्टेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं और अनस्टेबल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर औक़ात डिफरेंशिएट की फॉर्म में आता है, दैट डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल एलिमेंट्स। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर डिफरेंस की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करूँगी ताकि आप लोगों को जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब इसका क्वेश्चन आएगा बोर्ड में या आपके यूनिक नोट जो है हमारे टेस्ट जब होंगे उसमें जब आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो डिफरेंस की फॉर्म में हम इसको जो है वो लिखते हैं। तो मैं हेडिंग जो है वो ज़रा डिफरेंट कलर से दे देती हूँ सो दैट आप लोग ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सकें। स्टेबल एलिमेंट्स एंड अनस्टेबल एलिमेंट्स। अब हम लोगों ने बेटा पहले भी जो है जब अपनी रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये नेचुरली टेंडेंसी होती है, ठीक है, कोई खुद से हम उनके अंदर कोई फिनोमेना वगैरह नहीं करवाते हैं, उनके अंदर नेचुरली ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को जो है वो इमिट करते रहते हैं और ट्रांसम्यूट होते रहते हैं, ठीक है। ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस उनके अंदर होता है जिसके रिजल्टेंट में वो एक पेरेंट जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाइड से एक डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल एलिमेंट्स जो हैं इनकी बजाय बेटा स्टेबल न्यूक्लियाई का वर्ड भी जो है वो आपके लिए आ सकता है, स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या चीज़ हो गई है, ठीक है। तो स्टेबल एलिमेंट्स की बजाय जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई की भी जो है वो आपसे बात की जा सकती है कि आप डिफरेंस करें बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई के दरमियान में। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई, क्योंकि रेडिएशन जो है वो हमें पता है कि निकलती है न्यूक्लियस में से ही, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से एक एलिमेंट जो है जो स्टेबल बनता है, ठीक हो गया। स्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो जो एलिमेंट्स होंगे हमारे, जो न्यूक्लियाई जो हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते रहेंगे वो ऑब्वियसली अनस्टेबल होंगे और जिन न्यूक्लियाई के अंदर से किसी किस्म की कोई भी रेडिएशंस नहीं निकलती हैं दे विल बी नोन एज द स्टेबल न्यूक्लियाई। अब कौन सी बेस के ऊपर जो है वो हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को कि जो है अब हर एलिमेंट को हम उठाकर तो नहीं देखेंगे कि भाई इसमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हम हमेशा जो है वो कुछ रूल्स बना लेते हैं एलिमेंट्स के लिए। तो जैसे ही हम इस एलिमेंट के बारे में अपने माइंड में कुछ सोचते हैं तो हम उन लॉज को या उन रूल्स को उनके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो वेरी सिंपल रूल जो कि स्टेबल और अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियाई को फाइंड आउट करने के लिए रखा गया है, दैट इज़ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है।
कि एटॉमिक नंबर को बेस बनाकर हमने देखा है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक के एटॉमिक नंबर जो हैं वो रेडिएशंस को एमिट नहीं करते हैं नेचुरली, तो उनको हम कहते हैं कि वो क्या हैं, स्टेबल हैं, और जो एमिट करते हैं दे आर कॉल्ड अनस्टेबल जो है न्यूक्लियाई। तो 1 से लेकर 82 तक, ठीक है, 1 से लेकर 82 तक जो है जिनका एटॉमिक नंबर होता है जिन न्यूक्लियाई का, दे आर स्टेबल, और जिनका ग्रेटर देन 82 होगा दे विल बी अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो स्टेबल न्यूक्लियाई हैव एटॉमिक नंबर बिटवीन 1 to 82। ठीक हो गया। अब 82 से ग्रेटर जितने भी होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में आ जाएंगे। तो पहला डिफरेंस हम किस तरह से ये बनाएंगे कि इसमें पहला क्या होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैव एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 82। अब जो स्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं उनमें से तो किसी किस्म की कोई रेडिएशंस निकलती ही नहीं है, वो जिस तरह से पड़े होते हैं उसी तरह से पड़े रहते हैं। यहीं से उनका वर्ड जो है वो स्टेबल आया है कि इनको अपने किसी किस्म की चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्टेबल होते हैं। तो ये जो होती हैं ये नेचुरली, ठीक है, नेचुरली, आर्टिफिशली तो हम इनको जो है वो करवा सकते हैं कुछ भी इनके साथ, लेकिन नेचुरली तौर पर, नेचुरली का वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेचुरली ये एलिमेंट्स जो हैं, ये न्यूक्लियाई जो है ये रेडिएशंस को एमिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस हम इनका किस तरह से लिखेंगे, दे डू नॉट एमिट रेडिएशंस नेचुरली। नेचुरली इनमें से किसी किस्म की कोई भी रेडिएशंस नहीं निकलती हैं, और जो अनस्टेबल होती हैं उनमें से वो कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस को एमिट करते हैं और चेंज होते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर। दे continuously emit radiations and change from one element to the other। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। अब स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो आप अपने कोई भी न्यूक्लियस के जो है जो यूजुअली तौर पर रेडिएशंस को एमिट नहीं करता है उसकी एग्जांपल जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप हीलियम की एग्जांपल ले लें, ठीक है, He2 4 की, आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें H11 वाला, ठीक है, तो वो जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं, ठीक है, और इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इट हैज़ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, 92 होता है यूरेनियम का, तो इट इज़ ग्रेटर देन 82। तो ये अनस्टेबल है, ये नेचुरली रेडिएशंस को एमिट करता रहता है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो उसका एटॉमिक नंबर लेस देन 82 है, ठीक है, और ये स्टेबल न्यूक्लियाई है और इसके अंदर से जो है वो नेचुरली तौर पर कोई भी रेडिएशंस एमिट नहीं होती हैं। तो ये तो बेटे हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन द स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई के। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो आज डिस्कस करना है वो हमारे हैं मेजरली रेडियो आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स के बारे में तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, अब ये रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं वो क्या चीज़ है। आइसोटॉप्स भी हमने पढ़ लिया था, हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लिया था। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। और रेडियो एक्टिविटी हमने क्या कहा था कि ये वो फिनोमिना है जिसमें हमारे पास जो है वो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं और चेंज हो जाते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी का। नाउ व्हाट इज दिस रेडियो आइसोटॉप। आइसोटॉप तो हमें पता चल गया, अब ये रेडियो आइसोटॉप क्या चीज़ है। आप लोगों को अभी मैंने यहाँ पर एक नेचुरली के वर्ड के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा एम्फेसाइज किया था, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड आर्टिफिशली का भी यूज़ कर दिया था साथ ही। अब ये एलिमेंट्स जो कि नेचुरली तौर पर स्टेबल होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के ज़रिए जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर। मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के अंदर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं
by bombarding them with different type of radiations. They can be protons, they can be neutrons and they can be alpha particles. आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल्स को इन स्टेबल न्यूक्लियाइड के ऊपर जो है वो बम्बार्ड करवाते हैं और इस बम्बार्डमेंट के रिजल्टेंट में ये जो स्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के अंदर। मतलब फिर उनके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो नेचुरली तौर पर रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम रेडियो आइसोटॉपी का नाम देते हैं और जो एलिमेंट आपके पास इस प्रोसेस के रिजल्टेंट में बनता है उसको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का या रेडियो आइसोटॉप का। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। रेडियो आइसोटॉप्स द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, कि स्टेबल हैं और स्टेबल है तो ऑब्वियस बात है ये जो है नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडिएशन इनमें से इमिट नहीं होती हैं। ठीक हो गया। द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड अनस्टेबल nuclei by bombarding them with protons, neutrons and alpha particles. Such artificially produced radioactive elements या रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आप कह सकते हैं आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स और रेडियो आइसोटॉप्स। ठीक है, सिंपल फॉर्म में जो है, शॉर्ट फॉर्म में रेडियो आइसोटॉप या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ठीक है, तो क्या उसने कहा है कि स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव जो हमारे पास जो है एलिमेंट्स होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं इनटू द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस से हम करवा रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है, हम खुद से बम्बार्डिंग करवा रहे हैं। बम्बार्ड करवा रहे हैं हम प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को या अल्फा पार्टिकल्स को एक स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ और इसके रिजल्टेंट में वो स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के अंदर। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एक स्टेबल न्यूक्लियाइड को एक अनस्टेबल न्यूक्लियाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेडियो आइसोटॉपी का। इसकी हम एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो आप स्टेबल न्यूक्लियाइड को जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी हमारे पास नाइट्रोजन की। ठीक है, इसे सोडियम की जो है सोडियम के अंदर हमने जो है वो क्या करना है, सोडियम को हमने बम्बार्ड करवा देना है विद अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन जब जाकर सोडियम के साथ बम्बार्ड करेगा तो इसके रिजल्टेंट में जो है ये सोडियम का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो बना देगा। ठीक है, क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास नंबर है 23। ये स्टेबल न्यूक्लियाइड है। ठीक है, सोडियम का स्टेबल न्यूक्लियाइड है ये सी है बेटा। इसके ऊपर आपने बम्बार्ड करवाया एक न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन का एटॉमिक जो है नंबर वो 0 होता है, एटॉमिक मास नंबर इज़ 1। इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में दिस सोडियम इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम 1124। ठीक है, अब सोडियम का जो 24 वाला आइसोटॉप है वो रेडियो एक्टिव है और जो 23 वाला है वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो है ये सोडियम का क्या है, एक रेडियो आइसोटॉप है और प्लस इस रिएक्शन में जो है वो गैमा रेज जो है वो निकलेंगी, गैमा रेडिएशन मतलब हीट जो है वो इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में रिलीज होगी। तो ये सोडियम जो है वो एक स्टेबल न्यूक्लियाइड था, उसको हमने न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाया। इसके रिजल्टेंट में ये सोडियम 24 के अंदर कन्वर्ट हुआ जो कि एक रेडियो आइसोटॉप है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
इसके अंदर से रेडिएशन जो है वो अब नेचुरली निकल सकती हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में जो है वो हम क्या करते हैं, हम एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाते हैं विद एल्यूमिनियम, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है वो हमें पता है दे आर एक्चुअली द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4। इसको आपने बम्बार्ड करवाया एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 13 और एटॉमिक मास नंबर जो है दैट इज़ 27। अब बेटा ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फास्फोरस। 13 + 2 ये है 15, इसका एटॉमिक मास नंबर है 30। अब देखें 4 और 27 ये मिलकर बनते हैं 31। तो इसका मतलब है अभी तक एटॉमिक मास नंबर में से 1 मेरे पास एक्सेस में है, तो लेकिन एटॉमिक नंबर में से कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ जिसका एटॉमिक नंबर 0 और एटॉमिक मास नंबर 1 होगा वो हमें पता है कि वो न्यूट्रॉन है। तो इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में एक न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो रहा होगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो है वो स्टेबल है, स्टेबल न्यूक्लियाइड है, ये कन्वर्ट हो गया है इनटू फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जो है ये हमारे पास है एक रेडियो आइसोटॉप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ये कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह जो है वो आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को जो है स्टेबल एलिमेंट्स को प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड करवा के कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के अंदर। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेडियो आइसोटॉपी। और ये जो एलिमेंट इस प्रोसेस में बनता है इसको हम नाम देते हैं रेडियो आइसोटॉप का या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का। तो हमने जो है वो बेटा ये रेडियो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन कर ली है, हमने स्टेबल और अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियाइड जो है इनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट देख लिया है। अब हम इनके यूजेस की तरफ आते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट हमने जो है वो डिस्कस करना है कि ये काम हमें करने की ज़रूरत ही क्या है, वाई वी आर डूइंग दिस, कि हम जो है वो एक स्टेबल न्यूक्लियाइड है उसको हम जानबूझ के कन्वर्ट करें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, हालांकि वी नो दैट दीज रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर अस। तो हम ये काम कर क्यों रहे हैं? वी आर डूइंग दिस बिकॉज इट हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। तो इनके जो है वो यूजेस की वजह से, क्योंकि इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स वाई जो है वो हम अपने स्टेबल न्यूक्लियाइड को कन्वर्ट करते हैं इनटू द अनस्टेबल न्यूक्लियाइड के अंदर। तो यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ये रेडियो आइसोटॉप्स जो होते हैं वो हमारे मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में जो है वो यूज़ होते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स के जो हैं वो हमारे पास जो यूजेस हैं वो ये हैं, इनको हम बारी बारी जो है वो डिस्कस भी करेंगे। एज ट्रेसर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, कार्बन डेटिंग, और इसका यूज़ है जी जियोलॉजी के अंदर। इनमें से जो ट्रेसर्स हैं और जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है कि ये रेडियो आइसोटॉप्स किस तरह से ट्रेसर्स के तौर पर ये मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं, ये दोनों हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी ये कार्बन डेटिंग और जियोलॉजी में जो रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस हैं इनको हम इंशाल्लाह जो है वो अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले जी हम देख लेते हैं कि हम रेडियो आइसोटॉप्स को किस तरह से ट्रेसर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेसर्स, तो बेटे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेसर्स होते क्या हैं, ठीक है। ट्रेस करना क्या होता है? किसी भी चीज़ को जो है वो डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, उसके पाथ को तलाश करना, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रेस करना। तो ये हमारी जो है ये न्यूक्लियर की टर्म्स में जो है ये ट्रेसर्स को हम जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ट्रेसर्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स having या containing
some concentration of radioisotope, ठीक हो गया। ट्रेसर्स क्या है, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है। और ये जो है ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स की थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन जो है वो हम डाल देते हैं, तो दीज आर नोन एज द ट्रेसर्स। अब इन ट्रेसर्स का जो है वो फंक्शन क्या है, किस पर्पस के लिए हम इन ट्रेसर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेसर्स जो है ये यूज़ होते हैं मेटाबॉलिज्म of chemical reactions inside humans, animals और plants, ठीक है। किस पर्पस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस अकर हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो है वो हम फाइंड आउट करने के लिए जो है ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो है डिटेक्ट करने के लिए कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इन ट्रेसर्स को। दीज ट्रेसर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हम इसको मेडिसिन में या एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी हम ट्रेसर्स का जो है वो यूज़ देख लेते हैं मेडिसिन के अंदर। यूजेस ऑफ ट्रेसर्स इन मेडिसिन, आई होप यू कैन सी दिस। मेडिसिन में जो है वो हम ट्रेस करते हैं इसको। पहला तो जो इसका फंक्शन है, जो रेडियो आयोडीन है 131, ठीक है। आयोडीन जो है उसका एटॉमिक जो है वो नंबर के साथ जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 131 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियो आयोडीन जो है वो 131 वो जो है वो थायराइड की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। कि वो जो है एक नॉर्मल जो है जो थायराइड होगा वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो है वो जो ये होगी हमारे पास आयोडीन उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और अगर उसके अंदर कोई जो है वो प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर जो कंसनट्रेशन एब्जॉर्प्शन की होगी ऑफ द रेडियो आयोडीन विल बी डिफरेंट। और जो हमारे पास जो है जो इंसान जो है जो पर्सन जो है वो चेक कर रहा है थायराइड की फंक्शनिंग को, वो बाय कंपेयरिंग द कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब्ड इन द थायराइड ग्लैंड्स के एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कितना रूटीन में कितना करता है और इस पर्सन ने कितना किया है। इफ़ दैट कंसंट्रेशन इज़ डिफरेंट तो वो जो है वो फाइंड आउट कर सकता है कि इस पर्सन की थायराइड फंक्शनिंग के अंदर जो है वो कोई ना कोई इशू है, और यहाँ से हम जो है वो थायराइड के इशू को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो आयोडीन जो है 131 is used for monitoring of thyroid functioning. उसके अलावा जो है ये हमारे पास इसका एक यूज़ हो गया, ठीक है, मेडिसिन के अंदर। दूसरा जो है जो रेडियो फॉस्फोरस 32 है उसको हम यूज़ करते हैं कैंसरस सेल्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए कि क्या बॉडी के अंदर कोई सेल जो है वो मौजूद है, वो कैंसरस तो नहीं है। और वो किस तरह से हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि ये जो मेलिग्नेंट पार्ट होगी ना, मेलिग्नेंट क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जहाँ पे इशू है जिस पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, वो ज़्यादा रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड बाय फाइंडिंग द कंसंट्रेशन के बॉडी के इस पार्ट के अंदर जो है रेडिएशंस ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही हैं, बाय ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रेडिएशंस हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस बॉडी के पार्ट में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर ज़्यादा रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पर कोई ना कोई इशू ज़रूर मौजूद है। तो इस तरह से जो है वो कैंसरस सेल्स जो है उनको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 जो है 32 इसको जो है इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग कैंसरस सेल्स। और किस तरह से डिटेक्ट होगा, जो हमारा अफेक्टेड पार्ट होगा, जो अफेक्टेड सेल्स होंगे, दे विल बी अब्जॉर्बिंग मोर अमाउंट ऑफ रेडिएशंस देन द
जो हमारे पास होगा, जो हेल्दियर वन होगा, तो उनकी कंसंट्रेशन को जो है वो कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई इशू ज़रूर है। उसके बाद हमने मेडिसिन के बाद जो है इसका यूज़ देखना है इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो दूसरा यूज़ है हमारे पास यूजेस ऑफ ट्रेसर्स इन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में हम इनको किस तरह से जो है वो यूटिलाइज करते हैं। इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। आपको पता है कि जिस तरह एरोप्लेन्स है वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, या हमारी कोई मशीनरी है, कोई जनरेटर है, कोई मोटर है, वो चल रही है, तो वो स्पिन कर रही होती है, घूम रही होती है, ठीक है। तो उसका जो मूविंग पार्ट होता है, अगर उसके अंदर कोई क्रैक आ जाए या कोई इशू आ जाए और अगर हम उसको उसी तरह से चला देते हैं तो वो पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो हमारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो और वो जो है इट कैन बी डेंजरस टू, ठीक है। एरोप्लेन्स के केस में भी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है बिकॉज यू आर इन द एयर, आपके पास सर्वाइवल का चांस जो है वो बहुत कम होता है। अगर कोई जो है वो यहाँ पर इशू आएगा तो प्लेन के जो है वो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर आप मौजूद हैं, कोई मशीनरी यूज़ हो रही है, वो ब्लास्ट कर सकती है, ठीक है, तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस हो सकता है। तो दैट्स वाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारे पास जो है वो ट्रेसर्स का, कि इनको आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 टू फाइंड द वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, या उसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स। अब बेटा जो पाइप ऊपर हैं वो तो हमें नज़र आ रही है कि कहीं पे कोई लीक हो गया है, कहीं से वाटर निकल रहा है, या गैस का पाइप है तो गैस लीक हो रही है, हम उसको स्मेल कर सकते हैं, हमें फील हो सकती है वो, ठीक है, हमें जो वाटर का लीक है वो नज़र आ सकता है। लेकिन अंडरग्राउंड जो हमारे पास पाइप्स होते हैं उनमें लीकेज जो है वो हमें नज़र नहीं आती है। तो अगर वहाँ पर कोई गैस या कोई वाटर या कोई चीज़ लीक हो रही है तो उसको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसको जी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिटेक्टर्स, ट्रेसर्स को। किस तरह से, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड है, ये नीचे हमारे पास जो है वो कोई पाइप है, मे बी इट मे बी ऑफ वाटर, यहाँ पे जो है ना इसके अंदर कोई लीक आ गया है और यहाँ से वाटर जो है वो मेरा निकल रहा है। अब जी हमने ये डिटेक्ट करना है कि किस पॉइंट पर जो है वो लीकेज आ गई है। तो हम क्या करते हैं, इस पाइप के एक एंड से जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इसके अंदर एंटर करवा देते हैं। अब जैसे जैसे वाटर फ्लो करता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप भी इसके साथ साथ फ्लो करता रहता है। अब जहाँ पर ये लीक आता है वहाँ पे ये रेडियो आइसोटॉप जो है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स, ठीक है। वो हम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जो है वो पाइप के पास साथ साथ जो है वो रखते जाते हैं, उसके ऊपर ऊपर जहाँ पे हमारा पाइप होता है। तो जिस जगह पे लीक होगा वहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कार्बन जो है वो पहले ज़्यादा होगी, ठीक है, या कोई भी रेडियो आइसोटॉप जो आपने इसके अंदर एंटर करवाया हुआ है, जैसे ही आप आगे पहुँचेंगे तो वो कंसनट्रेशन तो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कुछ जो है वो कंसंट्रेशन वो इस लीक के ज़रिए जो है वो बाहर जा चुकी है। तो ये फाइंड करते हुए कि किस पॉइंट पर आकर आपकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द क्रैक, और यहाँ से जो है ये लीक की आप पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको जो है फिर इसी जगह को डिग करके हम इस पाइप को यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमें पूरे की पूरी पाइपलाइन जो है उसको सर्च करना पड़े कि कहाँ पर जो है ये हमारे पास इशू क्रिएट हुआ है। तो ये जो है इंडस्ट्री में ट्रेसर्स के यूजेस। उसके बाद हमने इसके यूजेस जो हैं वो देखने हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फॉस्फोरस 32 ही जो है उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हमें पता है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको ग्रो करने के लिए जो है वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और फर्टिलाइज़र क्या है, हमारा फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये जो है अब ये देखने के लिए कि एक जो है वो प्लांट ने फॉस्फेट को अच्छी तरह से जो है वो ज़मीन में से एब्जॉर्ब किया भी है या नहीं किया। आपने तो फर्टिलाइज़र डाल दिया ग्राउंड में, अब अगर एक प्लांट के अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि वो उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर सके तो वो किस तरह से उस फर्टिलाइज़र से जो है वो फ़ायदा उठा सकता है।
तो ये चेक करने के लिए कि क्या प्लांट्स वाकई में अच्छी तरह से जो है वो उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं या नहीं, ताकि वो प्रॉपरली जो है वो ग्रो कर सकें। ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उनके अंदर फॉस्फेट की कंसनट्रेशन जो है वो कितनी है, और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने जो है वो रेडियो डिटेक्टर्स के ज़रिए, ठीक है, रेडिएशन के डिटेक्टर्स के ज़रिए। हम जो है वो जो फर्टिलाइज़र जब जो है वो प्लांट्स को डालेंगे उसके अंदर जो है वो हम फॉस्फोरस 32 जो रेडियो एक्टिव है उसकी कंसनट्रेशन को थोड़ा सा ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद प्लांट्स के डिफरेंट पोर्शंस को हम स्टडी करेंगे, उसका स्टेम ले लें, उसका लीफ ले लें, ठीक है, अपर पोर्शन ले लें, लोअर पोर्शन ले लें, तो उनमें डिफरेंट जो है वो कंसनट्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए यू कैन फाइंड आउट कि जहाँ पर फॉस्फोरस की कंसनट्रेशन, रेडिएशंस की कंसनट्रेशन कम है, इट मीन्स उस पार्ट में जो है वो कम जो है वो हमारे पास फर्टिलाइज़र जा रहा है, और जहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर फर्टिलाइज़र की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं फर्टिलाइज़र को कि प्लांट्स उसको जो है वो अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं या फिर नहीं। फॉस्फोरस 32 जो है इज़ यूज्ड टू फाइंड हाउ वेल प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग फॉस्फेट, ठीक है। और फॉस्फेट क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये जी हमारे जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस जो हैं वो हो गए हैं। ट्रेसर्स के तौर पर रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस हमने मेडिसिन में भी पढ़ लिए हैं, इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी। दूसरा यूज़ जो आज हमने पढ़ना है वो है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट का। मेडिकल ट्रीटमेंट में जी हम इसको किस तरह से जो है वो डिस्कस करते हैं। इसको मैं ब्लू से लिख, चलिए रेड से ही सही क्योंकि ब्लू तो चल ही नहीं रहा हमारा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, ये मेन हमारे पास जो है वो हेडिंग है। नंबर 1 ट्रेसर्स की थी और नंबर 2 जो है वो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है। जो हमारे पास रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं एज न्यूक्लियर मेडिसिन्स, ठीक है, दे आर यूज्ड एज न्यूक्लियर मेडिसिन्स। किस तरह से न्यूक्लियर मेडिसिन्स के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं जी। हमारे पास जो कोबाल्ट 60 है, ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है उसको हम जो है मैलिग्नेंट पार्ट के ऊपर जो है वो फोकस करवाते हैं। वो क्या करता है कि उन रेडिएशंस को जो है वो रेडिएशंस ये ना कि हमारी वो उस अफेक्टेड पार्ट को या उस अफेक्टेड सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो कैंसरस सेल होता है या जो अफेक्टेड सेल होता है, और इस तरह से वो जो अनहेल्दियर पार्ट होता है हमारी बॉडी में से वो रिमूव हो जाता है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 जो है इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। पहले हमने जो है वो रेडियो फॉस्फोरस 32 जो थी उसको हमने यूज़ किया था किस पर्पज़ के लिए, उसको हमने जस्ट जो है वो यूज़ किया था डिटेक्ट करने के लिए कैंसर सेल्स को कि मौजूद हैं या नहीं है। अब हम इसको क्योर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसको यूज़ करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ अगर ये रेडिएशन जो है वो किसी हेल्दी पार्ट के ऊपर जो है वो फोकस हो जाती हैं तो जो हमारा हेल्दियर पार्ट होता है वो भी कैंसरस हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं कि जो मैलिग्नेंट पार्ट है हमारी बॉडी में से निकल गया है, लेकिन वो हेल्दियर पार्ट बाद में खुद को डिस्ट्रीब्यूट करते करते दोबारा से जो है वो बॉडी के अंदर कैंसर को फैला सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को यूज़ करते हुए जो है वो इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, रेडिएशंस को जो है वो फोकस करवा देते हैं ऑन द मैलिग्नेंट पार्ट, जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है। ये रेडिएशंस उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो अनहेल्दियर पार्ट्स के साथ जो है वो हमारे निकल जाते हैं और एक पर्सन जो है वो कैंसरस सेल्स से जो है वो अपने आप को फ्री कर सकता है। ये हमारे पास जो है हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को जो है वो स्टडी किया। देन हमने रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं, उसके हमने यूजेस देखे ट्रेसर्स के तौर पर और मेडिकल ट्रीटमेंट में। इसके जो बाकी यूजेस हैं कार्बन डेटिंग और जियोलॉजी के अंदर वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। होप यू फाइंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी इशू हो इससे रिलेटेड, आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो है जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए होगी वो आप ले सकते हैं। सी यू सून। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी और अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।